हेलो एंड वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। आई एम शाहिद अली और आज हम कुछ अलग बात करने वाले हैं। जैसे आपको पता है नाबार्ड ग्रेड ए का प्री जो है फर्स्ट फेज़ वो हो चुका है। अब सेकंड फेज़ के लिए आप लोग तैयारी कर रहे होंगे एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे जो बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है वो क्या है कि ऑब्जेक्टिव तो सभी को पता है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो कैसे अटेम्प्ट करने हैं, बट अबाउट द मेंस के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, बिकॉज पहली बार ऐसा हो रहा है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं तो उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इसीलिए ये हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। एक छोटा सा वीडियो है तो काइंडली चलिए देखते हैं कि सब। उससे पहले हम क्या बात करेंगे कि इसमें स्कीम क्या है और फिर देखेंगे कि आप इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चंस कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, फाइन। तो लेट अस सी कि जो स्कीम है आपकी फॉर फेज 2 उसमें देयर आर 2 पेपर्स, यू नो दैट, फाइन, आपको पता है सभी को। अगर पेपर 1 की बात करें वो इंग्लिश का पेपर है, यू नो दैट, उसमें कितने आएंगे 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स के, सॉरी, और कितना है 30 क्वेश्चंस और ये 100 मार्क्स के, 90 मिनट्स का ये दिया हुआ है। जो पेपर 2 है उसके 2 पार्ट हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंग्लिश का तो मुझे लगता नहीं आपको ज़्यादा हम डिस्कस करें। इंग्लिश इज़ ऐसी चीज़ है जो बचपन से करते आ रहे हैं और अब हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट होती है। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, आप कर भी नहीं रहे होंगे। वट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि जो पेपर 2 है यहाँ पे मैं फोकस रखना चाहता हूँ। पेपर 2 के 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग इज द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड सेकंड इज द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कितने हैं 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं और कितने मार्क्स के हैं, दैट वुड बी 50 मार्क्स। 30 लिखा, दिस इज 50 मार्क्स और 30 मिनट्स जो है उसमें टाइम लगने वाला है हमारा, इतना मिलने वाला है हमें, है ना। टाइम चाहे आप जितना भी लगाए 30 मिनट्स मिलने वाले हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो उसमें सब्जेक्टिव है, कितने 6 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने, और ये क्या कवर करने वाला है, ये जो इकोनॉमिक्स वाला था, इकोनॉमिक में सोशल इश्यूज थे प्लस एआरडी, तो दोनों के हैं। अब क्या स्कीम होने वाली है ये एग्जाम में वो डालेंगे कितने क्वेश्चन की। अगर 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने तो हम एक्सपेक्टिंग कि 2+2 हो सकता है कि 2 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स के और 2 क्वेश्चन एआरडी के हों, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो उसी असम्पशन पे हम चल सकते हैं और उसी असम्पशन में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं क्योंकि सेपरेटली वहाँ नहीं लिखा हुआ इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज लिखा हुआ है, अगर आप सिलेबस में जाके देखेंगे, फाइन। अब इसमें क्या है, 2 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन है जो हम बात करें तो 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, जो 2 होंगे 15 मार्क्स के, जो 15 × 2 तो 30 मार्क्स के क्वेश्चन 2 हो जाएंगे और 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स के, तो 30 + 20 टोटल 50 मार्क्स का है, जिसके लिए आपको 90 मार्क्स मिलेंगे। और ये क्या है, सारा सब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है। सो दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। बाकी ये आप कर लेंगे, ये आप कर लेंगे। यहाँ पे जो इशू है इस चीज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं। अब एक चीज़ आती है कि जो क्वेश्चंस हैं कितने बड़े हैं और कितना लिखना होगा आपको, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं हुआ ना। पहले तो क्या था, ऑब्जेक्टिव हुआ करता है। यहाँ पे थोड़ी सी हम क्या ले सकते हैं, अजम्पशन ले सकते हैं जो बाकी एग्जाम्स में होता है कि अगर यहाँ पे बात करें, एक है 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है आपका, है ना, 15 मार्क्स का है और एक कितना है 10 मार्क्स का है। तो पहली चीज तो ये आपको देखनी। दूसरा क्या है, जो उसका लेवल है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस कह लीजिए, वो क्या होने वाला है, ये डिपेंड करता है ना। तो इसको हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि जो जनरली होता है बाकी एग्जाम्स में कि 15 मार्क्स का अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो कितना लिखना पड़ेगा। आप जनरली आप कह सकते हैं 150 वर्ड्स जो है उसकी लिमिट इज सफिशिएंट, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। कम लिखेंगे तो 100 तक चल जाएगा, उससे कम लिखेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि आप अच्छा लिख पा रहे हैं। तो आपको इतना 150 मार्क्स इसके लिए आपको करना होगा। 150 से 10 ±10 कर लीजिए चलेगा। और यहाँ पे अगर 10 मार्क्स का तो 100 वर्ड्स जो है आपको लिखने होंगे, ±10 चलेगा। तो इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना होगा। इसका मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं कि आपको 100 वर्ड्स में 150 वर्ड्स में लिखना है, हाँ अगर वो कहेंगे तो हो सकता है वहाँ पे अजम्पशन है वो दे दें कि 300 वर्ड्स में लिखिए, पर ऐसा स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन में तो नहीं लिखा, तो आपको अजम्पशन खुद करनी कितना लिखना है। दूसरा ये क्या है, टाइपिंग करना है वहाँ पे, आपको पेन से नहीं लिखना है। तो ऑब्वियस है वो भी चीज़ मैटर करेगी कि आपकी स्पीड क्या है, क्योंकि जब हम फ्लो में हाथ से लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, तो हमारी स्पीड कुछ और होती है जब टाइप करेंगे, क्योंकि टाइपिंग स्पीड सभी की नहीं होती है। तो आई एक्सपेक्ट कि जो बॉडी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करे उसमें उन्होंने इस चीज़ को कंसिडर किया होगा, तो इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला। फिर किस लेवल का ये क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन किस लेवल के हो सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है और उसमें 2 तरीके से हम कह सकते हैं। पहला तो टॉपिक्स क्या हैं, इकोनॉमिक्स है, सोशल इश्यूज हैं और एआरडी है। अब ये टॉपिक ऐसे हैं
जहाँ से कुछ तो जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इकोनॉमिक्स अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, एग्रोनॉमी के कॉन्सेप्ट की बात करें, तो वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, वहाँ पे आप एनालिटिकल नहीं डाल सकते। अब इरिगेशन है मान लीजिए, या वो कोई सीड की बात करे तो उसको दोनों एस्पेक्ट से ले सकते हैं, बट मेजॉरिटी क्या बनेगा कि वेदर की बात करूँ तो वेदर के भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या हैं, पैरामीटर्स क्या हैं वेदर के, कि जब मेट्रोलॉजी की बात करते हैं फॉर एग्रीकल्चर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो मीन्स आप आराम से डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकते हैं। दूसरा हो सकता है एनालिटिकल, थोड़ा सा ब्रीफ एनालिटिकल होगा, ज़्यादा एनालिटिकल नहीं होने वाला। अगर ज़्यादा होगा तो यू हैव टू राइट अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट दैट। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, वही 400-500 वर्ड्स का लिखना पड़ेगा, पर इतना बड़ा तो नहीं आने वाला। तो इसका मतलब जेन्युइन जो है पेपर यही होगा कि ईजी लेवल जो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ईजी लेवल रहेगा। हाँ, आप लोगों के लिए हो सकता है जो पहली बार पेपर दे रहे होंगे उनको टफ लग सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पे, है ना, कि मुझे इजी लगे आपको डिफरेंट लग सकता है। पर अगर आप थॉरो अंडरस्टैंडिंग के साथ जाएंगे एग्जाम में, अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ, फैक्ट्स रटने की बात नहीं कर रहा, टॉपिक्स को अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ के जाएंगे तो आपको भी इजी लगने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ उसमें कि आपको अटैम्प्ट कैसे करने हैं क्वेश्चन, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है, उसका अटैम्प्ट का आंसरिंग का कैसे करेंगे आंसरिंग। तो जनरल अप्रोच तो ये रहती थी हमारी, आपको पता होगा जनरल अप्रोच यही अडॉप्ट किया करते हैं सारे, कि जब कोई क्वेश्चन आएगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जनरल अप्रोच क्या है कि पहले उसकी इंट्रोडक्शन लिखेंगे, है ना, और फिर मेन बॉडी जो यहाँ पे सारा आंसर डालेंगे, फिर उसका कंक्लूजन लिखेंगे। ये तब ठीक लगता है जब आपको 300, 400, 600 वर्ड्स लिखने हों। जहाँ पे आपको आंसर ही 100 वर्ड्स में लिखना है, 200 या 150 वर्ड्स में लिखना है, जो कि हमारी लिमिट है 100 to 150 वर्ड्स, है ना, ये हमारी लिमिट है। तो यहाँ पे यू हैव टू बी स्पेसिफिक। यहाँ पे वो पैराग्राफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं रह जाएगा उतना, उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। यहाँ पे ऐसा नहीं रह जाएगा कि आप एक लंबी सी एक पैराग्राफ की इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर छोटी सी बॉडी लिख के उसको ख़त्म कर दिया 2 लाइनों में, और फिर कंक्लूजन एक लंबा सा पैरा लिख दिया। ऐसा तो फिर मार्क्स नहीं आएंगे, हमें लगेगा हमने तो बहुत बड़ा आंसर लिखा था, मार्क्स नहीं आए। तो अप्रोच क्या हो सकती है? अप्रोच देखिए, अगर आज की बात करें जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि जो मेन बॉडी है दैट इज़ द मेन पार्ट। क्यों? शॉर्ट क्वेश्चन हम इनको शॉर्ट बोलेंगे, है ना, दिस इज काइंड ऑफ शॉर्ट पैराग्राफ आपको लिखना और कुछ नहीं करना। तो आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए? क्वेश्चन पे होना चाहिए। क्वेश्चन को देखते हुए आपको आंसर करना है, चाहे आपको आंसर करते हुए 4 बार क्वेश्चन क्यों ना पढ़ना पड़े, पर उससे डाइवर्ट नहीं होना है आपने। दिस इज वन थिंग। रही बात इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की, इंट्रोडक्शन अगर आपको लगता है तो 1 लाइन का इंट्रो आप दे सकते हैं, क्या 2 लाइन का, ज़्यादा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ वर्ड्स होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं, लास्ट में कंक्लूजन जो है उसकी जगह कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे सकते हैं। है वो कंक्लूजन एक तरह का, बट शॉर्ट है, मतलब सब कुछ शॉर्ट में होगा एक्सेप्ट फॉर द जनरल बॉडी, क्योंकि वो ब्रीफ में है, पर फोकस आपका कहाँ रहेगा? सिर्फ इस पार्ट में रहेगा। तो जो मेन बॉडी है, उसका मेन पार्ट है, वो आपका इंपॉर्टेंट है, वो रहेगा आपका। उसमें टू द पॉइंट रहिए, स्पेसिफिक रहिए। अगर पैराग्राफ की बजाय आप आंसर जो है पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, कि अगर उसने क्वेश्चन पूछा कोई भी, तो वहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, दीज आर द फैक्टर्स, या दीज आर द की जो पॉइंट्स है इसके आंसर के, वो पॉइंट्स वाइज बना सकते हैं। तो उससे अच्छा अप्रोच नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आप एग्जामिनर की हेल्प कर रहे हैं। कैसे हेल्प कर रहे हैं? एग्जामिनर को आपका पेपर के अलावा बहुत सारे पेपर चेक करने होते हैं। जो चेकर है, जब उसने पेपर चेक करना है तो ह्यूमन बीइंग है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो फेस करते हैं। तो क्या होता है, उनके पास टाइम होता है कि वो सारा एक वर्ड टू वर्ड पढ़े? नहीं होता है। और आप खुद भी देख लीजिए, whenever you are expert of a subject, तो आप कैसे चीज़ को देखेंगे? अपने एक नज़र डालिए उस पर, एक ग्लिम्स लिया, और आप कहेंगे कि नहीं यार ठीक नहीं लिखा है, हो सकता है आप कुछ मिस कर रहे हैं, उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको? वो कीवर्ड्स अंडरलाइन करने पड़ेंगे, हाईलाइट करने पड़ेंगे, जो आपको लगता है कि दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द आंसर, कि इसके बिना तो आंसर कंप्लीट नहीं होगा। एग्जामिनर वही ढूंढता है कि उसने क्या क्वेश्चन पूछा गया है ना स्टूडेंट से, और जो कैंडिडेट है या स्टूडेंट है वो क्या लिख रहा है उस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड उस आंसर के वो पॉइंट्स हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो उसको पसंद आएगा तो क्या कर सकते हैं? अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। और एक जनरल में आपको बता देता हूँ कभी भी कि इतना कुछ है तो किस आस्पेक्ट से, ये जो बॉडी होती है बीच की मेन बॉडी, इसमें लिखते क्या हैं? किसी भी आंसर में, किसी भी चीज़ में आप 5 चीज़ें ध्यान रखिएगा बस। अगर वो 5 चीज़ें आप देख के पढ़ेंगे टॉपिक को, तो वो 5 चीज़ें ही आपको एग्जाम में लिखनी है। हो सकता है 5 लिखनी हो, 2 लिखनी हो, 3 लिखनी हो, 1 लिखनी, या 5 की 5 लिखनी हो। वो क्या है 5? जिसको मैं WH अप्रोच या 5W में जनरली कहा करता मैं, है ना। तो उसमें क्या है? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी तो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं कि आप
जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या चीज़, किसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ की वो बात हो रही है। क्योंकि जब रूरल डेवलपमेंट आपका टॉपिक है, सोशल इश्यूज टॉपिक है, तो यहाँ पे एक एरिया स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको उस तरह से पढ़ना भी पड़ेगा, उसी तरह से आंसर भी करना पड़ेगा। ठीक है। व्हेन, अब स्कीम है, कब लॉन्च की गई थी, तो अगर मान लीजिए कोई स्कीम पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द स्कीम, कहाँ की स्कीम है, कोई स्टेट स्पेसिफिक है या नेशनल है, और व्हेन, कब वो लॉन्च की गई थी, देन व्हाई। वाई तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा, वाई, वो स्कीम क्यों लॉन्च की गई, अगर कुछ और क्वेश्चन है तो उसका आंसर क्या है, तो वाई में है। और हाउ, कि अगर किसी स्कीम की बात हो उसको इम्प्लीमेंट किया गया तो कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, अगर कोई प्रोसेस की बात करें तो वो प्रोसेस कैसे होता है, और हर आंसर में यही चीज़ें होती हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई एंड हाउ। तो ये 5 चीज़ें रखिए। तो बस इतना हमें बताना था आपको कि इस तरह से अगर अटेम्प्ट करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा रास्ता। ठीक है। तो साथ में आपको कुछ मैं बताना चाहूँ कि हमने क्या किया, एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें हमने फ्री टेस्ट रखा आप लोगों के लिए। अगर आप चाहें तो आप उसको अटेम्प्ट करके देख सकते हैं, कि ताकि आपको एक फील आए एग्जाम का कि क्या है, कि आप अभिपीडिया पे, आप हमारी जो वेबसाइट है, दिस इज abhipedia.abhimanyu.com, इस पर जाइएगा और यहाँ से होम पेज पे चूज एग्जाम में जाइए। यहाँ से यू कैन सी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम, रेगुलेटरी बॉडी में जाएंगे तो यहाँ पे नाबार्ड का आपको मिलेगा, असिस्टेंट मैनेजर का। जब यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ टेस्ट नजर आएंगे। आपको कहाँ जाना है, जो टेस्ट हैं वहाँ पे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल कीजिए उसको एंड यू विल सी ऑल कोर्सेज। जब ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, इसको क्लिक करेंगे टेस्ट सीरीज को, तो यहाँ पे आपको टेस्ट नजर आएंगे, जिसमें आप देख लीजिए सी ऑल, आप सारे देख लीजिए सी ऑल। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी ऑल में क्या है, कि दिस इज द फ्री मॉक टेस्ट। अब यहाँ पे आपके लिए क्या क्या अवेलेबल, नंबर 1 ग्रेड ए का फेज 2 का इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, आप इसको लेना चाहिए, यू कैन टेक दिस। 10 वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या डिस्क्रिप्टिव है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज नाबार्ड ग्रेड ए फेज 2 का ईएसआई और आरडी का है, एआरडी का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। यहाँ पे भी कितने 10 टेस्ट हैं, और इसी के ही ईएसआई एआरडी के ऑब्जेक्टिव टेस्ट हमने 20 बनाए हैं। तो 20 तो है ऑब्जेक्टिव, और जो 10 है वो सब्जेक्टिव ईएसआई एआरडी के। 30 तो ये टेस्ट हैं अलग अलग, और 10 टेस्ट हैं इंग्लिश के। अगर आप सारे लेना चाहते हैं तो 40 टेस्ट आपको यहाँ पे जो फेज 2 का मेन से कंप्लीट है, आप इसको ले सकते हैं। और जो आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, जो फ्री है आपके लिए, ताकि आपको फील आए कि एग्जाम में कि आपको प्रैक्टिस तो एटलीस्ट करनी होगी ना, तो हमने आपके लिए वही चीज़ तैयार की है यहाँ पे, कि आप इसको क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे तो दिस इज द टेस्ट कि आपको मिलेगा कि ये फेज़ 1 का था जो हमने स्टार्ट किया था पहले, अब ये फेज़ 2 के लिए अगर आपको ये अटेम्प्ट करना है तो यहाँ से स्टार्ट कर दिए, स्टार्ट टेस्ट। अब ये पेज खुल जाएगा आपके सामने, तो इंस्ट्रक्शंस हैं, तो यहाँ से कर दीजिए स्टार्ट। जब स्टार्ट करेंगे तो टाइम आपके लिए स्टार्ट हो गया, कितना 1.5 घंटे का होगा ना, तो इसके लिए यहाँ पे टाइम है, और ये टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे है क्लिक हेयर टू अटेम्प्ट। अब ये क्या है, राइट इन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, सेफ्टी ऑफ द वुमेन, सेफ्टी ऑफ द वीमेन करेंगे तो क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है। तो यहाँ से कीबोर्ड होगा आपके पास, तो यहाँ टाइप करना शुरू कर दीजिए। बस यहाँ पे यही आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आएगा तो अभी तक वो आदत हो सकता है ना हो आपकी, कि एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव जो है आपको कीबोर्ड से लिखना है, ना कि पेन से लिखना है। तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। फाइन, तो यही मैंने आपसे डिस्कस करना था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नई बातों के साथ। आई विल बी डिस्कसिंग ए फ्यू मोर क्वेश्चन, हाउ टू आंसर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, मैं वो बात करने वाले हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।